Hello everyone, welcome back to Study Time with Isha. Today we'll be discussing about restricted or constrained assignment problem. तो अभी तक की वीडियोस में हमने पिछली वीडियोस में हमने समझा कि असाइनमेंट प्रॉब्लम बेसिकली होती क्या है। तो असाइनमेंट प्रॉब्लम बेसिकली है कि जब हमारे पास बहुत सारे लोग हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स अवेलेबल हैं, हर कोई हर तरह की जॉब कर सकता है, लेकिन सबकी एफिशिएंसी अलग अलग होती है, इसीलिए हम उसी पर्सन को, उसी एम्प्लॉय को वही जॉब असाइन करते हैं जो वो मोस्ट एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकता है। तो बेसिकली असाइनमेंट प्रॉब्लम इज assigning jobs to different persons in such a way that it is done, all the jobs are done in minimum amount of time or minimum amount of cost. So जो अभी तक हमने प्रॉब्लम्स की उसमें क्या था कि फॉर एग्जांपल वी हैव फोर पर्सन्स P2 P1 P2 P3 P4 और हमारे पास सपोज चार जॉब्स हैं J1 J2 J3 J4। तो वहां पर होता था कि हमें हर एक को एक एक जॉब असाइन करनी है। तो हमारी असाइनमेंट्स हो सकती थी, जैसे हमने पर्सन वन को जॉब दे दी जॉब वन, पर्सन टू को हमने दे दी जॉब थ्री, पर्सन थ्री को हमने दे दी जॉब फोर और पर्सन फोर को हमने दे दी जॉब टू। तो हमने क्या किया, हर एक एम्प्लॉय को एक एक जॉब असाइन कर दी। अब कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमारे ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं या हमारी कोई लिमिटेशंस हैं। अब वो लिमिटेशंस किस तरह की हो सकती हैं? कभी ऐसा हो सकता है कि हमें लगता है कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ जॉब है जो हमें एक एम्प्लॉय को किसी भी हाल में उसको असाइन नहीं करनी है, क्योंकि हो सकता है कि वो उसमें बहुत ज्यादा टाइम ले लेता है या फिर उसमें बहुत ज्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व है। उसको वो काम आता तो है, लेकिन हमारे उसमें रिसोर्सेज बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाते हैं, या कभी हमें खुद भी लगता है कि हमें ये काम इस एम्प्लॉय से नहीं करवाना है। तो समटाइम्स देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस जिनको ध्यान में रखते हुए हमें असाइनमेंट्स करनी पड़ती हैं। तो सपोज यहाँ पर आपको वैल्यूज सारी जैसे मैट्रिक्स गिवन होता है, कॉस्ट मैट्रिक्स या टाइम मैट्रिक्स, तो वहां पर हो सकता है कि कहीं पर ऐसी रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाए कि हमें ये पर्टिकुलर जॉब इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय से किसी भी हाल में परफॉर्म नहीं करवानी। तो उस लिमिटेशन को ध्यान में रखते हुए हमें असाइनमेंट करनी है। तो जहां पर इस तरह की कोई लिमिटेशन या रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाए, वहां पर जो असाइनमेंट प्रॉब्लम है उसे हम कहते हैं रिस्ट्रिक्टेड और कॉन्स्ट्रेन्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम, राइट। तो वहां पर क्या होगा कि जैसे हमें यहाँ पर डिफरेंट वैल्यूज गिवन होती हैं, P1 J1 सपोज यहाँ इस तरीके से है 4 10, ये अभी हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। मैं अभी यहाँ पर हम ऐसे ही वैल्यूज लिख रहे हैं 5 4 3 2 1 2 3 4। अब कभी ऐसा हो जाता है, सपोज यहाँ पर तो हमने सारी कॉस्ट की वैल्यूज लिख ली। अब कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन है कि हमें पर्सन वन को जॉब थ्री असाइन नहीं करनी है। तो उसके लिए आपको क्वेश्चन में किस तरीके से दिया होगा, या तो ये वैल्यू गिवन ही नहीं होगी, डैश लिखा होगा या क्रॉस का साइन होगा। मतलब कहने का ये है कि वो पर्टिकुलर जॉब जो हमें एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को नहीं देनी है, तो वो उस कॉरेस्पॉन्डिंग सेल में आपको कोई भी वैल्यू गिवन नहीं होगी। तो उसके लिए हमें क्या ट्रीटमेंट करना है और कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसके लिए हम एग्जाम्पल की हेल्प लेते हैं और एग्जाम्पल की हेल्प से ही देखते हैं कि हमें वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए, ये है हमारे पास एग्जाम्पल। फॉर द फॉलोइंग कॉस्ट मैट्रिक्स डिटरमिन ऑप्टिमल जॉब असाइनमेंट एंड कॉस्ट ऑफ असाइनमेंट्स। तो आपको ये जो टेबल गिवन है ये आपको रोज में पर्संस दिए हैं P1 P2 P3 P4। आपको डिफरेंट कॉलम्स में डिफरेंट जॉब्स मेंशन की गई हैं, जॉब J1 J2 J3 J4 एंड J5। ये आपका कॉस्ट मैट्रिक्स है क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है ऑप्टिमल जॉब असाइनमेंट्स एंड कॉस्ट ऑफ असाइनमेंट्स। तो इसका मतलब आपको इस टेबल में ये जो सारी वैल्यूज गिवन है मैट्रिक्स में, ये कॉस्ट की वैल्यूज हैं कि पर्टिकुलर पर्सन इफ अ पर्टिकुलर पर्सन डज अ पर्टिकुलर जॉब, देन व्हाट इज द कॉस्ट इन्वॉल्व। तो P1 पर्सन अगर करता है जॉब J1 तो 27 रुपीज, अगर सपोज हम यहाँ पर इन रुपीज ले लेते हैं, यूनिट गिवन नहीं है क्वेश्चन में। अगर गिवन हो तो हमें वही यूनिट्स में मेंशन करना है, नहीं हो तो नहीं करना है। तो चलिए हम यहाँ पर रुपीज ले लेते हैं। तो 27 रुपीज इन्वॉल्व होंगे पर्सन वन J1 के कॉरेस्पॉन्डिंग एंड लाइकवाइज।
अब इस क्वेश्चन में आप एक चीज नोटिस करोगे, यहाँ पर दो एलिमेंट्स है जहां पर ये x डाला हुआ है, मतलब आपको कोई कॉस्ट की वैल्यू गिवन नहीं है। इसका मतलब ये है कि पर्सन 1 कैन नॉट बी असाइंड जॉब 3 एंड पर्सन 3 कैन नॉट बी असाइंड जॉब 4, राइट। तो ये अब हमारे ऊपर रेस्ट्रिक्शन इन्होंने लगा दी है कि हम जो भी फाइनल असाइनमेंट्स करेंगे उसमें हमारा P1 को J3 नहीं मिलना चाहिए और P3 को पर्सन 3 को जॉब 4 नहीं मिलनी चाहिए। These are the restrictions और limitations, right? तो अब हम ये चीज को ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि हमें कोई ना कोई वैल्यू तो चाहिए, क्योंकि अगर हमें कैलकुलेशंस करनी है तो हमें कुछ ना कुछ तो वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि हम यहाँ अब जीरो असाइन नहीं कर सकते, क्योंकि यूजुअली हम क्या करते हैं, हम जीरो वैल्यूज, आपने देखा होगा पिछली वीडियोस में हमने डमी रोज डमी कॉलम्स ऐड किए, तो हमने वहां पर, ताकि ओवरऑल हमारा सोल्यूशन इफेक्ट ना हो, हमने उनकी कॉस्ट या टाइम वैल्यू सब जीरो रखी थी। लेकिन यहाँ पर अब हम जीरो नहीं रख सकते, क्योंकि जीरो रखने का मतलब हो जाएगा कि जैसे सपोज हमने P1 और J3 में x की जगह जीरो रखा, तो जीरो तो हो गया मिनिमम कॉस्ट या मिनिमम टाइम, तो ये तो सबसे बेनिफिशियल हो जाएगा, फिर तो P1 को J3 ही असाइन करना चाहिए। बट दिस इज रॉन्ग, ठीक है। हमारे पास हमें कंडीशन क्या दी गई है कि हमें ये असाइन नहीं करना है। तो ये कब पॉसिबल है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसी सिचुएशन में जहां पर रिस्ट्रिक्शन है वहां पर हम M लिखेंगे। M का मतलब है वेरी हाई कॉस्ट या हाई टाइम वैल्यू, अब वेरी हाई वैल्यू, तो ऑब्वियसली जहां पर हमारे रिसोर्सेज बहुत ज्यादा कंज्यूम होंगे हम वो वाली असाइनमेंट नहीं करेंगे। तो जहां पर भी क्रॉस होगा, जहां पर भी रिस्ट्रिक्शन होगी, जो भी प्रोहिबिटेड रूट होगा या प्रोहिबिटेड असाइनमेंट होगी, वहां पर हमने एक हाई वैल्यू असाइन करनी है। दिस कैन बी सेड लाइक इक्वल टू इंफिनिटी, ठीक है। तो हम इंफिनिटी ना लिखकर हम इसको वेरिएबल m से डिनोट कर देते हैं। तो इससे होगा क्या कि जब हमें वैल्यूज माइनस करनी है तो ये वैल्यू m ही रहेगी, क्योंकि m में से आप कितनी भी वैल्यू माइनस कर लो, इन्फिनिटी में से कुछ भी माइनस कर लो, वो इन्फिनिटी ही रहता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारे ओवरऑल सॉल्यूशन पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो क्या चीज हमें ध्यान रखनी है, जब भी रिस्ट्रिक्टेड असाइनमेंट प्रॉब्लम है या कॉन्स्ट्रेन्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम है, वहां वहां जहां जहां पर रिस्ट्रिक्शन है वहां वहां पर हम m असाइन करेंगे, राइट। उसके बाद हंगेरियन मेथड के जो स्टेप्स हैं, रो रिडक्शन, कॉलम रिडक्शन, लाइंस ड्रॉ करनी है, सारा वही प्रोसीजर रहेगा, राइट। तो चलिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए अब यहाँ पर आपको एक चीज और ध्यान देनी है। हमने अपनी पिछली वीडियो में जो केस किया था दैट वाज अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम। वहां पर क्या था, हमने कहा था कि अनबैलेंस्ड कब होती है असाइनमेंट प्रॉब्लम, जब हमारे रोज और कॉलम्स बराबर नहीं होते। हमें जब भी असाइनमेंट प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, द फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज टू चेक वेदर आर रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल और नॉट, हमारी प्रॉब्लम बैलेंस्ड है या नहीं, ये हमेशा आपका फर्स्ट स्टेप रहेगा, राइट। तो ये जो हमें यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है, अब समझ लीजिए यहाँ पर हम दो केसेस साथ साथ कर रहे हैं, अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम का भी और साथ साथ रिस्ट्रिक्टेड असाइनमेंट प्रॉब्लम का भी, क्योंकि यहाँ पर हमारी रोज 4 ही हैं और कॉलम्स 5 हैं। तो पहला स्टेप, हम अपनी प्रॉब्लम को बैलेंस करेंगे। बैलेंस कैसे करते हैं, अगर रोज कम है तो एक्स्ट्रा रो ऐड करते हैं, कॉलम्स कम है तो एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करते हैं। यहाँ पर रोज कम है तो हम यहाँ पर एक्स्ट्रा रो ऐड करते हैं। हम यहाँ लिख लेते हैं P5, दिस इज डमी रो, राइट। और हमने कहा था कि यहाँ पर कॉस्ट एलिमेंट्स हम क्या लेंगे, क्योंकि हमारे ओवरऑल कैलकुलेशन पे इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, तो हम यहाँ पर वैल्यूज लेते हैं, सारी वैल्यूज 0 0 0 0 एंड 0, राइट। तो हमारी यहाँ पर ये प्रॉब्लम बैलेंस हो गई। बैलेंस होने के बाद फिर हम देखते हैं कि अब हमने आगे क्या करना है। तो हमने दोनों चीजें कर ली, अनबैलेंस थी तो उसको बैलेंस कर लिया, रिस्ट्रिक्टेड जहां जहां रिस्ट्रिक्टेड हमारे सेल्स हैं वहां पर हमने एक हाई वैल्यू असाइन कर दी, जिसको हमने किससे डिनोट किया है, वेरिएबल m से, कैपिटल M, राइट।
तो अब ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट बन गया हमारा। अब हम इस पे हंगेरियन मेथड स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कैसे सॉल्व करना है हमें। देखिए यहाँ पर हमने वही एक थोड़ा अच्छे से प्रेजेंट किया है टेबल। P1, P2, P3, P4, P5, वी हैव 5 रोज, वी हैव 5 कॉलम्स, J1, J2, J3, J4, J5, और हमने m वाली वैल्यूज भी यहाँ पर हाईलाइट कर ली हैं। ठीक है, अब ये हमारा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। नाउ विल स्टार्ट विद हंगेरियन मेथड, उसके जितने स्टेप्स हैं। सो फर्स्ट स्टेप इज रो रिडक्शन, उसके बाद कॉलम रिडक्शन। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं P1, P2, P3, P4, P5, और यहाँ से J1, J2, J3, J4, J5। पहला स्टेप रो रिडक्शन, फटाफट से याद कर लीजिए क्या किया था हमने रो रिडक्शन में। हमने हर एक रो को एक एक करके कंसिडर करना है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट लोकेट करना है और उसको बाकी की सभी वैल्यूज में से माइनस करना है। तो सबसे पहले हम लोएस्ट वैल्यूज देख लेते हैं हर रो में कौन सी है। पहली रो में वी हैव 18, सेकेंड रो में द लीस्ट कॉस्ट एलिमेंट इज 12, नेक्स्ट में हमारे पास है 16, देन फोर्थ रो अगेन वी हैव 16, और फिफ्थ में तो सभी जीरो हैं, कोई एक जीरो आप लेकर चल सकते हो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये पहली रो देखी, 18 इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट, इसको माइनस कर लेना है बाकी की सभी वैल्यूज में से। राइट, तो हम साथ साथ लिखते जाते हैं, आप भी साथ साथ कैलकुलेट करते जाइए और अपनी वैल्यूज यहाँ से मैच करते जाइए। तो चलिए, हमारे पास रो रिडक्शन में क्या बनेगा, 27 माइनस 18 इज 9, then 18 minus 18 is 0, m minus 18 is m, इन्फिनिटी में से कुछ भी माइनस कर लो, इन्फिनिटी रहेगा, तो हम यहाँ पर m लिखेंगे। 20 minus 18 is 2 and 21 minus 18 is 3। सेकेंड रो में 12 is the smallest element, तो हमारी वैल्यूज आ जाएंगी 31 minus 12 is 19, 12, 9, 0 and 5। आई एम राइटिंग ऑल द वैल्यूज, आप मैच कर सकते हैं। Then third row में हमारे पास 16 is the smallest element, 20 minus 16 is 4, then 1, 4, m minus 16 is m and 16 minus 16 is 0। फोर्थ में 16 है सबसे छोटा एलिमेंट, फिर माइनस करते हैं, हमारे पास आ जाएगा 6, 12, 4, 0, 11, और लास्ट में सभी जीरो हैं तो ये जीरो ही रहेंगे। ये हमारा आ गया रो रिडक्शन मैट्रिक्स। राइट, उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप आता है कॉलम रिडक्शन। राइट, कॉलम रिडक्शन में अब हमने सेम चीज करनी है, हर एक कॉलम में स्मॉलेस्ट एलिमेंट लोकेट करना है और उसके बाद उसको बाकी के एलिमेंट्स में से माइनस कर लेना है। अब यहाँ पर एक फायदा हमें ये है कि हर एक कॉलम में, क्योंकि हमने डमी रो ऐड कर दी, तो हर एक कॉलम में हमारे पास एक एक जीरो है, जीरो ही स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, तो इसको अगर हम बाकी की वैल्यूज में से माइनस करेंगे तो हमारी किसी भी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब ये जो हमारा रो रिडक्शन मैट्रिक्स है वो कॉलम रिडक्शन करके भी सेम यही मैट्रिक्स रहेगा, इसकी वैल्यूज में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करते हैं, रो रिडक्शन हो गया, कॉलम रिडक्शन हो गया, नेक्स्ट स्टेप में हम लाइंस ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो लाइंस क्या ड्रॉ करनी है हमने, टू कवर ऑल द जीरोस, बट हमें मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस से जीरोस कवर करने होते हैं। राइट, तो मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस के लिए हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, उस रो या कॉलम से जहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस हैं। तो यहाँ पर देखिए क्लियरली लास्ट रो है जो, उसमें सबसे, क्योंकि सारे ही जीरो है, दिस इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस। उसके बाद हम चेक करते हैं, फर्स्ट रो में सिंगल जीरो है, सेकंड रो में भी सिंगल जीरो है, थर्ड में भी सिंगल जीरो है, फोर्थ में भी सिंगल जीरो है। तो कॉलम वाइज भी एक बार जरूर चेक करना है कि एक से ज्यादा जीरो तो नहीं है, पहले में तो और कोई नहीं है, उसके बाद सेकंड में एक है, थर्ड में कोई नहीं है, फोर्थ में दो जीरो है और फिफ्थ में एक है। तो हमने देखा था रो वाइज सब में एक एक था, बट कॉलम वाइज हमारे पास सेकंड फोर्थ कॉलम में दो जीरोस हैं, तो हम पहले इसको क्रॉस करेंगे। अब हम फिर से चेक करते हैं, रो वाइज अभी भी एक एक था, कॉलम वाइज बाकी सब में एक एक था, तो अब हम कॉलम वाइज चल रहे थे तो कॉलम वाइज ही लाइंस को क्रॉस कर लेते हैं। ये हमारी आ गई लाइंस। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम थोड़ा सा साफ तरीके से देख लेते हैं। ये हमारा यहाँ पर टेबल है। ठीक है, यहाँ पर हमने शो किया है, ये लाइंस है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आता है कि हमें चेक करना है कि हमने जितनी लाइंस ड्रॉ की हैं वो नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स के बराबर है या नहीं। अगर बराबर है
तो मतलब हम असाइनमेंट्स कर सकते हैं, हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लेवल पर पहुंच चुके हैं। अगर कम है तो इसका मतलब हमें फिर से कुछ मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है। तो जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉन है 4, लेकिन हमारे रोज और कॉलम्स हैं 5। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ लाइंस कितनी है, 4। इट इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स, क्योंकि ये नंबर कितना है, 5। तो जब ये बराबर नहीं है, देयरफॉर नो ऑप्टिमल सॉल्यूशन, वी नीड टू रिवाइज आवर सॉल्यूशन। ठीक है, ये हमें इनिशियल सॉल्यूशन मिला है, अब हमें इसको रिवाइज करने की जरूरत है। रिवाइज कैसे करते हैं, ये हमने पहले किया हुआ है पिछली 2 वीडियोस में। रिवाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, अब जितने अनकवर्ड एलिमेंट्स हैं, मतलब जिनके ऊपर कोई लाइन क्रॉस नहीं कर रही है, वो कौन कौन से हैं। पहले कॉलम में है 9, 19, 4 और 6। दूसरे कॉलम में है M, 9, 4, 4। बस यही हमारे एलिमेंट्स हैं जहां पर कोई लाइन क्रॉस नहीं हो रही, बाकी सबके ऊपर से लाइन क्रॉस हो रही है। तो हम क्या करते हैं, जितने अनकवर्ड एलिमेंट्स हैं उनमें से स्मॉलेस्ट एलिमेंट लोकेट करते हैं, उसको हम सभी में से माइनस करते हैं। राइट, सभी में से माइनस करने के बाद एक स्टेप और होता है जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, मतलब जहां पर 2 लाइंस क्रॉस कर रही हैं। जैसे लास्ट रो में एक ये 0 है, एक ये 0 है और एक J5 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये 0 है, बाकी सब पे सिंगल लाइन है। तो जहां पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहां पर हम इस लोएस्ट एलिमेंट को ऐड करते हैं। राइट, मतलब अनकवर्ड एलिमेंट्स में से लोएस्ट एलिमेंट को माइनस करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे उसको ऐड करना है, और जहां पर सिंगल लाइन है जिन नंबर्स के ऊपर वो एज इट इज रहते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, तो चलिए अब ये चेंजेस कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए, अब हमने थोड़ा साफ तरीके से बनाया हुआ है। यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास लिख लेते हैं पहले P1, P2, P3, P4 एंड P5, और यहाँ से हम कॉलम्स बना लेते हैं J1, J2, J3, J4 एंड J5। ठीक है, अब हम देखते हैं अनकवर्ड एलिमेंट्स हैं हमारे, उनमें से सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है। देखिए 9, 19, 4, 6, M, 9, 4, 4, 4 इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट। ठीक है, तो हम इसको बाकी के अनकवर्ड एलिमेंट्स में से माइनस करेंगे, तो हमारे पास क्या वैल्यूज आ जाएंगी। देखिए फर्स्ट कॉलम में वी हैव 9, 9 माइनस 4, 5। फिर नीचे 19 माइनस 4, 15, 4 माइनस 4, 0, 6 माइनस 4, 2। राइट, उसके बाद हमारा था थर्ड कॉलम, m में से माइनस करोगे इन्फिनिटी में से, वो तो m ही रहेगा। उसके बाद 9 माइनस 4, 5, 4 माइनस 4, 0 एंड 4 माइनस 4, 0। ठीक है, उसके बाद हमने नेक्स्ट क्या कहा था, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये 3 0 हमने मार्क कर लिए। यहाँ पर हमें इस 4 को ऐड करना है, तो सेकंड कॉलम में लास्ट में 0 प्लस 4, उसके बाद फोर्थ में है, फोर्थ कॉलम में लास्ट में 0 प्लस 4, और फिर फिफ्थ में 0 प्लस 4, 4। ठीक है, ये हमने लिख लिए जिनमें चेंजेस होने थे। बाकी के एलिमेंट्स है जहां पर सिंगल लाइन क्रॉस कर रही है, तो वो हमारी वैल्यूज चेंज नहीं होंगी, तो हम उसको लिख लेते हैं, एज इट इज रहेंगी वो सारी वैल्यूज। फोर्थ में है 2, 0, M, 0। J5 में है 3, 5, 3, 5, 0, 11, और लास्ट रो में तो वो 0 0 ही रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा बन गया नया मैट्रिक्स। हमने अब अपने सॉल्यूशन को रिवाइज किया है। रिवाइज करने के बाद हम फिर से लाइंस ड्रॉ करते हैं। तो चलिए लाइंस ड्रॉ करने के लिए हम देखते हैं सबसे ज्यादा जीरोस कहाँ पर है। फर्स्ट रो में सिंगल जीरो, सेकंड में सिंगल, थर्ड में 3 है, फोर्थ में 2 है, फिफ्थ में भी 2 है। अब मैक्सिमम कितने हैं, 3 जीरोस। कॉलम वाइज भी चेक कर लेते हैं। फर्स्ट कॉलम में वी हैव 2 जीरोस, सेकंड कॉलम सिंगल जीरो, थर्ड कॉलम वी हैव 3 जीरोस, फोर्थ में 2 जीरो है, फिफ्थ में 1 जीरो है। तो मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस 3 है। तो हमने रो वाइज पहले चेक किया, हम रो वाइज ही कंटिन्यू करेंगे। थर्ड रो को पहले हम क्रॉस कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर 3 जीरो है। उसके बाद 3 जीरो और कहीं नहीं है, फर्स्ट में सिंगल, सेकंड में सिंगल, फोर्थ में 2 जीरो है, फिफ्थ में 2 जीरो है। कॉलम वाइज भी फिर से चेक कर लेते हैं, 2 से ज्यादा तो नहीं है।
फर्स्ट में अब एक रह गया, सेकंड कॉलम में भी एक है, थर्ड में दो रह गए, फोर्थ में भी दो रह गए, फिफ्थ में कोई नहीं है। तो क्योंकि अब कोई चेंज नहीं है तो हम रो वाइज पहले किया था, रो वाइज ही कंटिन्यू करते हैं। हमारे दो जीरोस आ गए यहाँ पर फोर्थ रो में, उसके बाद बाकियों में फिफ्थ में भी दो जीरोस हैं, उसके बाद फर्स्ट और सेकंड में एक एक है। तो चलिए हमने ये चीज कर ली, सारी लाइंस ड्रॉ कर ली। ठीक है, तो लाइंस ड्रॉ करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स और नॉट। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ना कि हमने एक दो तीन चार पांच लाइनें ड्रॉ की हैं और हमारे पांच ही रोज कॉलम्स हैं। तो इसका मतलब अब हम असाइनमेंट्स कर सकते हैं, हम ऑप्टिमल सोल्यूशन के लेवल पर पहुंच गए हैं, फर्दर रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। राइट, तो चलिए अब यहाँ पर ये हमने टेबल बना लिया है। अब हमें लाइंस दोबारा ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, हमने पीछे चेक कर लिया है, अब वहां से मैच कर सकते हैं। तो सिंस आर नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू, या हम एक बार ड्रॉ कर ही लेते हैं, सारी रोज में थी लाइंस, यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं। सारी लाइंस को हमने रोज को क्रॉस कर लिया। नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स, पांच पांच है दोनों में। ठीक है, लाइंस भी पांच है, रोज कॉलम्स भी पांच है, देयरफॉर ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो अब इसका मतलब हम असाइनमेंट्स कर सकते हैं। राइट, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो असाइनमेंट अब हम कैसे करेंगे, चलिए यहाँ पर देखते हैं। सी, असाइनमेंट करने के लिए हमने क्या कहा था, हमें उस रो और रो या कॉलम को कंसिडर करना है जहां पर सिंगल जीरो है। जहां सिंगल जीरो होगा हम वहां पर असाइनमेंट कर देंगे। ठीक है, तो हम फर्स्ट रो से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रो में वी हैव सिंगल जीरो, हमने असाइन कर दिया, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग रो कॉलम में कोई जीरो नहीं है। उसके बाद सेकेंड रो में सिंगल जीरो है, हमने असाइन कर दिया, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग रो में और कोई नहीं है, कॉलम में वी हैव वन मोर जीरो, इसको हम क्रॉस कर देंगे। क्यों क्रॉस करेंगे, क्योंकि हमने ये J4 जॉब पर्सन 2 को असाइन कर दी है, इसका मतलब अब J4 जॉब और किसी को असाइन नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसीलिए हमने J4 वाले बाकी सभी जीरोस को क्रॉस करना होता है। अब हम आते हैं P3। P3 में वी हैव थ्री जीरोस, तो यहाँ पर तो फिलहाल हम असाइनमेंट नहीं कर सकते। अब हम आते हैं फोर्थ रो में, यहाँ सिंगल जीरो है, यहाँ असाइनमेंट कर दें, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग रोज कॉलम में जो भी जीरोस होंगे हम उनको क्रॉस कर देंगे। J3 जॉब असाइन हो गई, तो बाकियों को अभी असाइन नहीं हो सकती, तो हमने इसके कॉरेस्पॉन्डिंग बाकी जीरोस क्रॉस कर दिए। अब P5 में हमारे पास रह गया सिंगल जीरो, हमने ये असाइनमेंट कर दी, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग देखो J1 जॉब, ये एक जीरो और है, हमने इसको क्रॉस कर दिया। ठीक है, अब सिर्फ यही रह गई थी P3 रो, इसके बाकी दो जीरो कट गए, तो एक ये सिंगल जीरो रह गया, हमने यहाँ पर असाइनमेंट कर दी। तो अब हमारी क्या असाइनमेंट हुई, P1 को जॉब J2, P2 को जॉब J4, P3 को जॉब J5, और P4 को J3 और P5 को J1। तो सबसे पहले अब ये चीज देखो, जहां जहां ये रिस्ट्रिक्टेड वाले हैं वो असाइनमेंट तो नहीं हुई है, तो नहीं हुई है। P1 को हमने J3 नहीं दिया है, और P3 को हमने J4 नहीं दिया है। ठीक है, इसका मतलब हमारी असाइनमेंट सही से हो गई है। तो हमारी ये असाइनमेंट से अब इसको फाइनल हम देख लेते हैं, अब हमें कैलकुलेशन कैसे करनी है फाइनल कॉस्ट की। सो दीज आर द फाइनल असाइनमेंट्स जो हमने यहाँ पर दोबारा लिखी हैं। उसके बाद अब हमें वैल्यूज चाहिए, हम कॉस्ट की वैल्यूज कहाँ से लेंगे, जो हमें इनिशियली क्वेश्चन गिवन था। तो क्वेश्चन में क्योंकि वो बैलेंस नहीं था, तो हम वो वाला पार्ट लेते हैं जहां पर हमने अपने क्वेश्चन को बैलेंस किया है, जहां पर हमने ये डमी ऐड किया है। तो हमने क्वेश्चन से बैलेंस्ड वाला पार्ट ले लिया है, ये सारी वैल्यूज लिखी। अब हम देखेंगे, हमारे पास है P1 J2, P2 J4, P3 J5, P4 J3, P5 J1। ठीक है, तो यहां से हम जो क्वेश्चन वाला मैट्रिक्स है मैच कर लेते हैं, हमारी क्या वैल्यूज आएंगी। P1 J2 इज 18, वो लिख लिया यहाँ पर नीचे। देन P2 J4 इज 12, वो लिख लिया। देन P3 J5 इज 16, वो लिख लिया। P4 J3 is 20, वो लिख लिया, एंड P5 J1 is 0, वो यहाँ पर लिख लिया।
ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने असाइनमेंट्स जो की हैं, तो जो J1 जॉब है वो अब किसी को असाइन नहीं हुई है। ऑब्वियसली हमारे पास 4 ही लोग थे, तो हम 5 जॉब्स तो 4 लोगों को नहीं दे सकते। 4 लोगों को 4 ही जॉब्स देनी है। तो कोई एक जॉब छूट जानी थी, वो कौन सी छूट गई? J1। तो क्योंकि यहाँ लिखा तो है हमने कि P5 को J1 असाइन हुई है, बट एक्चुअली P5 डज नॉट एग्जिस्ट। ये तो हमने सिर्फ कैलकुलेशन करने के लिए एक डमी रो ऐड की थी, एक डमी पर्सन, डमी एम्प्लॉय ऐड किया था। तो J1 एक्चुअली रिमेन्स अनअसाइंड। ठीक है। अब हमने इसको टोटल कर लिया, टोटल हमें मिल गया ₹66। मतलब हमारी ऑप्टिमल कॉस्ट है ₹66, जिसमें हम इन सभी को ये काम देकर अपने सारे काम करवा सकते हैं। तो दीज आर द ऑप्टिमल असाइनमेंट्स, दिस इज द ऑप्टिमल कॉस्ट, राइट? सो विद दिस आई होप ऑल द स्टेप्स आर क्लियर। अगर कहीं पर कोई डाउट है, कोई क्वेरीज हैं, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे आप लाइक ज़रूर करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस और आती रहें जो आपके लिए हेल्पफुल हों, अगर आपको ये वैल्यूएबल लगती हैं, तो हमारे चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। आप अपने जानने वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ हम नेक्स्ट एक स्पेशल केस और लेकर आएंगे असाइनमेंट प्रॉब्लम का इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।